Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. हेल्थ साइकोलॉजी के चैप्टर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेस। और स्ट्रेस के टॉपिक में हम जिन चीज़ों को कवर करेंगे उसमें सबसे पहले आती है डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। उसके बाद हम देखेंगे कि मैकेनिज़्म क्या है, यानी हमारे जिस्म के अंदर फिज़िकली बायोलॉजिकली क्या क्या तब्दीलियाँ और क्या क्या चेंजेस जो हैं वो देखने में आते हैं जबकि स्ट्रेस का रिएक्शन होता है। उसके बाद तीसरी चीज़, और यही दो चीज़ें हम आज की वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर स्ट्रेस के अंदर हमारे सिलेबस में जो चीज़ें मौजूद हैं वो हैं सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, डिफरेंट सोर्सेज जिसमें हमारे लाइफ इवेंट्स आ जाते हैं, हमारे लाइफ के डिफरेंट किस्म के प्रेशर्स आ जाते हैं। उसके अलावा हमारे कुछ इंटरनल सोर्सेज होते हैं स्ट्रेस के, वो भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और स्ट्रेस के टॉपिक में हम अपने सिलेबस में जो चीज़ें और कवर करेंगे वो हैं डिफरेंट किस्म के डिसऑर्डर जो कि स्ट्रेस की वजह से पैदा होते हैं। तो आज की वीडियो हम स्ट्रेस की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस की। तो डेफिनेशन में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले स्ट्रेस को हम उर्दू में दबाव भी कहते हैं। तो जो स्ट्रेस है वो माइंड और बॉडी का एक ऐसा रिएक्शन है जो कि किसी भी चेंज के नतीजे में अकर कर रहा होता है, रूनुमा हो रहा होता है। कलेक्टिवली स्ट्रेस जो है वो एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो हेल्पलेसनेस का शिकार हो जाता है, अपने आप को बेबस और लाचार महसूस करता है, बेचारगी की उसके ऊपर कैफियत होती है। उसके अलावा वो कोई खौफ महसूस कर रहा होता है और समटाइम इसके साथ साथ क्योंकि वो अपने आप को बेबस महसूस कर रहा होता है, कुछ कर नहीं पा रहा होता, तो उसके अंदर गुस्से की कैफियत जो है वो भी स्ट्रेस की सूरत में या दबाव की सूरत में देखने में आती है। और ये स्ट्रेस जो है ये लाइफ में किसी भी इवेंट की वजह से हो सकता है, किसी भी चेंज की वजह से हो सकता है, किसी भी सिचुएशन, कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो है वो इंसान के सामने आ जाए तो उसकी वजह से इंसान जो है वो स्ट्रेस के अंदर चला जाता है, जिसमें उसकी माइंड और बॉडी दोनों जो है वो उस चेंज के या उस इवेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। और इसके नतीजे में ही फिर जो इंसान के अंदर जो जिस्म में मैकेनिज़्म फाइट और फ्लाइट का जो मैकेनिज़्म है वो पैदा होता है, जिसको हम आगे जाके ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे। स्ट्रेस को अगर हम कुछ और अंदाज में इसकी तारीफ करना चाहें तो उसमें हम ये देखते हैं कि स्ट्रेस जो है उसको एक तरह की हम इमोशनल डिस्टर्बेंस का नाम देते हैं, कि हमारे इमोशंस के अंदर कोई भी ऐसी चेंज या कोई भी ऐसी डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। और वो किस वजह से होती है? ड्यू टू अनसर्टन सर्कमस्टांसिस, कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जिस जो गैर यकीनी सूरत हाल, जब इंसान को ये पता नहीं होता कि आगे क्या होना है। तो जो अनसर्टन कंडीशंस हैं, ये अनसर्टनिटी है, वो भी इंसान के अंदर जो है वो एक जो कैफियत पैदा करती है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। उसके अलावा हम इसकी डेफिनेशन एक ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेस जो है वो एक स्टेट ऑफ एंग्जाइटी है, जो कि किस कब पैदा होती है। एंग्जाइटी बेसिकली हमारा फियर या हमारी वरी या हमारी परेशानी होती है, और ये उस वक्त पैदा होती है जब कोई हमारे इर्द गिर्द के जो हालात होते हैं या हमारे इर्द गिर्द जो वाक़यात पेश आ रहे होते हैं वो इंटॉलरेबल हो जाते हैं, हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते हैं, हम उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो उसकी वजह से भी जो हमारी अंदर एंग्जाइटी पैदा होती है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। इसके अलावा अगर एक इंसान के ऊपर हम ये देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया, यानी अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको दे दी गई हैं, जिसके जो कि उसके लिए एक वक्त में पूरा करना मुश्किल हो रहा है, तो ये कैफियत भी उसको जो एंग्जाइटी पैदा करेगी उसको हम स्ट्रेस कहेंगे। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि स्ट्रेस को हम ये भी कह सकते हैं कि ये या तो रियल भी हो सकती है या कोई इमेजिन्ड कंडीशन भी हो सकती है। दोनों तरह से जो है वो आप इंसान इसको फील कर सकता है कि रियल में हमें वाकई एक खौफ या एक हेल्पलेसनेस की कैफियत नज़र आ रही है या सोच के आ रही है। और ये कब है? कि जब लोगों को किसी ऐसे वाक़े का या ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े जिसमें उनकी फ़िज़िकल और फिज़ियोलॉजिकल जो वेल बीइंग है, जो उनकी स्टेट ऑफ हेल्थ है,
चाहे वो फिजिकल है चाहे साइकोलॉजिकल है, उसको किसी ना किसी किस्म का थ्रेट मिल रहा है, या वो किसी भी किस्म की जो है डेंजर की हालत में अपने आप को किसी डेंजर में महसूस कर रही है। तो वहाँ पे भी जो कैफियत पैदा होती है हमारी बॉडी और माइंड के अंदर, उसको भी हम स्ट्रेस कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हम इसका एक ये भी कर सकते हैं कि स्ट्रेस से मुराद एक इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स, हम मतलब हम इसको एक्शन भी कह सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं, उसको हम कोई रीज़न भी कह सकते हैं। स्ट्रेस में तीनों चीज़ें जो है आ जाती हैं। तो यहाँ पे एक किसी भी इंडिविजुअल का या किसी भी पर्सन का एक ऐसा रिस्पॉन्स जो वो किसी ऐसी सिचुएशंस को दे रहा है जहाँ पे उसके लिए कोई चीज़ चैलेंजिंग है, उसको ज़िंदगी में कोई चैलेंज आया है, एक ऐसी सिचुएशन उसकी ज़िंदगी में आई है जो उसके लिए चैलेंजिंग है। तो उसको भी उस वक्त भी जो उसकी कैफियत होगी, जो एनवायरनमेंट में उसको चैलेंज मिला है, उसके जो उसको रिस्पांस करेगा इंडिविजुअल, तो उसको भी हम स्ट्रेस रिएक्शन कहेंगे। अगर हम साइकोलॉजी में देखें तो साइकोलॉजी में स्ट्रेस से मुराद एक ऐसी स्टेट ऑफ एंजाइटी है जो कि उस वक्त पैदा होती है जब कोई इंडिविजुअल जो है वो ऐसा, उसको ऐसा लगता है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल के पेश आने वाले चैलेंजेस का बर्डन उठा सके। कि जो इंडिविजुअल है वो अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा है। उसको लगता है कि उसके ऊपर इतना ज़्यादा हालात का जो है वो बोझ है, और इतना ज़्यादा सराउंडिंग में उसको अपने चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं कि उसके लिए उसको बियर करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। तो उस और क्या है कि ये फिर उसको ये लगता है कि उसकी जो एडजस्टमेंट है वो इफ़ेक्ट हो रही है, उसके लिए अपने माहौल से और अपने हालात से जो है वो एडजस्टमेंट करना मुश्किल हो रहा है, तो वहाँ पे वो स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। ठीक है। और अपने जो मोटिव्स की सेटिस्फेक्शन है, जो हम पढ़ते हैं ना, हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो ड्राइव्स हैं, जब उसको लगता है कि मैं अपने उन मोटिव्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पे उसके अंदर जो कैफियत पैदा होती है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। जहाँ पे उसको लग रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल है या डिफ़िकल्ट है कि वो अपनी नीड्स को पूरा कर सके, तो वहाँ पे वो स्ट्रेस फील कर रहा होता है। लेज़रस जो कि साइकोलॉजिस्ट है, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है, वो स्ट्रेस की डेफिनेशन इस तरह से करता है कि स्ट्रेस इज़ अ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिएक्शन which is created due to uncertain circumstances and is dangerous for adjustment and satisfaction of motives। यानी एक ऐसा साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है जो कि जहनी तौर पे भी हो रहा है, जिस्मानी तौर पे भी हो रहा है। और किस वजह से हो रहा है कि इंडिविजुअल जो है उसके जो अपने इर्द गिर्द के हालात हैं वो गैर यकीनी सूरत हाल है, जो कि उसके लिए एक थ्रेट है, उसके सोसाइटी में और इसके एनवायरनमेंट में उसकी एडजस्टमेंट को मुश्किल बना रही है, उसकी सर्वाइवल नीड्स को मुश्किल बना रही है। तो उसके नतीजे में जो बॉडी में और माइंड में जो रिएक्शन पैदा होता है उसको स्ट्रेस कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि हैंस सेलिए का एक बहुत इम्पोर्टेंट नाम है जो कि स्ट्रेस के टॉपिक में हम देखते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो हेल्थ साइकोलॉजी में जो मेन टॉपिक है हमारा वो स्ट्रेस है, जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रेस को, कि किस तरह से स्ट्रेस जो है हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, और किस तरह से स्ट्रेस से डिफरेंट किस्म की हम डिसऑर्डर्स का भी शिकार हो सकते हैं, और किस तरह से स्ट्रेस को कंट्रोल करके हम जो है वो अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। तो हैंस सेलिए जो है उसने इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा काम किया, और उसने अपनी एक बुक है स्ट्रेस ऑफ लाइफ, उसमें उसने ये देखा कि एक कनेक्शन है एक क्रॉनिक स्ट्रेस, यानी जो बहुत पुरानी स्ट्रेस चली आ रही है उसमें, और हमारी बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस पैदा हो रहे हैं उसके दरमियान में एक कनेक्शन है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि स्ट्रेस के दौरान हमारे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, जिसको हम अगली अपने हेडिंग में पढ़ेंगे कि क्या क्या बायोलॉजिकल रिएक्शन जो हैं वो स्ट्रेस की सिचुएशन में देखने में आते हैं। तो अगर हम स्ट्रेस की डिफरेंट टाइप्स की बात करें तो उसमें हम ये देखते हैं कि इमोशनल स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
और उसके अलावा हमारे ऊपर जो है वो फैमिली का स्ट्रेस होता है। फिर उसके अलावा हमारे पास कुछ सोशल किस्म के स्ट्रेसर्स होते हैं। फिर उसके अलावा हम ये देखते हैं कि हमारे ऊपर प्रोफेशनल स्ट्रेस यानी काम का स्ट्रेस जिसको हम कह रहे हैं, या वर्क स्ट्रेस जो है वो कह रहे हैं। अगर कोई हाउसवाइफ है तो उसके लिए घर का काम, अगर जो है वो ऑफिस में काम कर रहा है कोई, तो उसके लिए ऑफिस का काम। और उसके अलावा क्या है, एक एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है। तो ये डिफरेंट किस्म के आस्पेक्ट्स हैं जो कि स्ट्रेस जो है वो उन सूरतों में ज़ाहिर हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि जो स्ट्रेस है उसके अंदर डिफरेंट किस्म के बायोलॉजिकल रिएक्शंस, यानी हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेस को किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। तो उसमें अब हम देखेंगे कि डिफरेंट बायोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमारे जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं स्ट्रेस की सूरत में वो क्या होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सी ऐसी चेंजेस आती हैं जिस वक्त भी इंसान जो है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है, या वो ऐसी अनसर्टन सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। तो अगर हम ये देखते हैं कि जो स्ट्रेस जो है वो अगर लॉन्ग टाइम हो जाए तो वो फिर हमारे लिए ख़तरनाक हो जाती है, हमारी बॉडी के लिए ख़तरनाक हो जाती है, और वो हमारी बॉडी के अंदर एक इम्बैलेंस पैदा करती है। इम्बैलेंस किस चीज़ का, हमारे डिफरेंट जो हार्मोन्स हैं और डिफरेंट जो हमारे अंदर एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसके अंदर एक इम्बैलेंस की कैफियत पैदा हो जाती है। अब बहुत से जो चीज़ें जो हमारे बॉडी के अंदर जो हैं स्ट्रेस की सूरत में पैदा होती हैं, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है लिम्बिक सिस्टम का। लिम्बिक सिस्टम हमारे ब्रेन का वो सिस्टम है जो कि हमारी इमोशनल कंडीशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। और ये वो सिस्टम है कि जो कि जब हमारा कोई ऐसा अनसर्टन सिचुएशन से या स्ट्रेस की सिचुएशन से पाला पड़ता है तो उसमें जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है वो कोप करने के लिए एक्टिवेट हो जाता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे अंदर जो चेंजेस आती हैं और जो हमारे स्ट्रेस सिचुएशन में एक्टिवेट हो जाती हैं वो हमारी बॉडी का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। हमने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट्स हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और उसके अंदर ही फिर एक सब डिवीजन आती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की भी हमने पढ़ा था कि दो डिवीजन्स होती हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्ट्रेस की सिचुएशन में जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसमें जो है अराउजल की कैफियत पैदा करता है स्ट्रेस से कोप करने के लिए। तो और ये इस स्ट्रेस की सूरत में जो हार्मोन्स इसमें से स्क्रीट हो रहे हैं वो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है जो कि स्ट्रेस से कॉप करने में हेल्प करता है। उसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और जो हमारा ग्लैंड का सिस्टम है वो मिलके काम करते हैं स्ट्रेस की सिचुएशन में। और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, वो एक स्क्रीशन जो है रिलीज़ करता है जिसको हम कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं। और ये भी स्ट्रेस के साथ कोप करने के लिए हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है वो भी एक्टिवेट हो जाता है स्ट्रेस रिएक्शन की फॉर्म में। और उसमें जो उसकी जो स्क्रीशन जो है वह एक्सक्रीट हो रही है उसको हम कॉर्टिजोल हार्मोन कहते हैं। इसको आम जुबान में स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। और फिर मैं आपको यही जो पहले मैंने बताया था कि ये वाले हार्मोन्स जो हैं ये स्ट्रेस को कॉप करने के लिए जो है वो ये सारे मिलके बॉडी को एनर्जी भी फ्राहम करते हैं ताकि वो अपनी जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसमें से निकलने के लिए, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था, फाइट और फ्लाइट। क्योंकि सम टाइम जो बॉडी होती है उसको स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जो है वो फ़रार हासिल करना पड़ता है जिसको हम फ्लाइट कहते हैं। और सम टाइम उसको उस सिचुएशन को कन्फ्रंट करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। दोनों सूरतों में उसको फाइट हो या फ्लाइट हो, उसको दोनों सूरतों में जो है एनर्जी चाहिए होती है। और ये जो पूरी ऊपर मैंने आपको मैकेनिज़्म बताई उसको हम उसके ज़रिए से बॉडी को एनर्जी मिलती है स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करने के लिए। अच्छा, अगर हम ये देखें कि शॉर्ट टर्म पे तो ये वाले जो ये अडेप्टिव जो हमारी जितनी भी चेंजेस इसके अंदर आई हैं, हमारी जो हार्मोन्स क्रिएट हुए हैं और ये सब कुछ, ये वक्ती तौर पे तो काम कर जाते हैं। ठीक है, एमरजेंसी रिएक्शंस हैं, इसमें बॉडी जो है वो अपने आप को डिफेंड भी कर लेती है अपने आप को। अगर उसने माहौल उस जगह से दूर लेके जाना है, फ्ली करना है, तो उसमें भी जो है वो ये हेल्पफुल होती है। लेकिन अगर ये जो है ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो जाए, ज़्यादा देर तक जो है एक इंडिविजुअल इसी सिचुएशन में रहे, स्ट्रेस की सिचुएशन में रहे, तो अल्टीमेटली ये जो है वो
किस चीज़ में सामने आती है, डिक्लाइन की सूरत में। बॉडी जो है वो डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाती है, उसके डिफरेंट सेल्स जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और उसके अंदर नेगेटिव किस्म की चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं। बॉडी के टिश्यूज़ जो हैं, ब्लड वेसल्स हैं, जो दिल है, हार्ट है, उसका फंक्शनिंग जो है वो इफ़ेक्ट होने लग जाती है। और इससे क्या होता है कि जो वल्नरेबिलिटी है ना डिजीज़ की तरफ, वो बढ़ने लग जाती है। इंसान जो है वो उसके बीमार होने के चांसेस, क्योंकि बॉडी के अंदर ये टिश्यूज टूट रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, डिक्लाइन आ रहा है, डिटीरियोरेशन हो रही है, तो इम्यून सिस्टम भी इफ़ेक्ट हो रहा है, बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर टॉल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसका बीमार होने का खतरा ज़्यादा होता है। और इसमें मेजर हेल्थ डिफ़िकल्टीज़ तो एक तरफ नहीं, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें जैसे माइनर एकीज़ हैं, सर में दर्द हो गया, जिस्म में दर्द हो गया, और इस तरह से पेट का ख़राब होना, फटीग का होना, और जो है स्टमक अपसेट होना, इवन के फ्लू और जो कॉमन कोल्ड है वो भी जो है इन सारी चीज़ों के नतीजे में उसका सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा अगर ज़्यादा लॉन्ग टर्म रहे तो एक चेन है बीमारियों की, पूरा एक ग्रुप है बीमारियों का जिसको हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, जो कि ऐसी बीमारियां जो कि होती तो फिज़िकल हैं, मतलब जिस्म की बीमारियां होती हैं, लेकिन वो पैदा किससे होती हैं? स्ट्रेस की वजह से। इंसान कॉन्टीन्यूसली जो है वो स्ट्रेस की सिचुएशन में रहता है। अभी हमने पढ़ा ना, पूरी बायोलॉजी पढ़ी कि स्ट्रेस के साथ कोप करने के लिए हमारी बॉडी किस तरह से अडेप्ट करती है। तो शॉर्ट टर्म में तो हमने पढ़ा वो इफ़ेक्टिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बॉडी के ऊपर जो टॉल आ रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को बीमारियों की तरफ लेके जाता है, और ऐसी बीमारियां जो फिर स्ट्रेस की वजह से एग्रीवेट हो रही हैं उसको हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। और इसमें जो है ये इस बेसिकली साइकोलॉजिकल, इमोशनल और फिजियोलॉजिकल जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनका एक कम्बिनेशन है। साइकोलॉजिकल और इमोशनल और फिज़िकल, ये सारी जो सिचुएशन जब उनका इंटरेक्शन आपस में हो रहा है तो उससे जो बीमारियां पैदा होंगी उनको हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहेंगे। और ये काफ़ी जो है वो एग्रीवेट कर सकती हैं, काफ़ी ग्रेव सूरत इख्तियार कर सकती हैं। इनमें से बहुत सी जो कॉमन है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा देखने में आती हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि ये बीमारियां कॉज उससे हो रही हैं, ये बीमारियां उसकी वजह से एग्रीवेट हो रही हैं। मिसाल के तौर पे एक इंसान पहले से ही उस बीमारी में मुब्तला है, और अगर वो स्ट्रेस की सूरत में अपने इस कोपिंग मेकनिज़म में ज़्यादा देर तक रहता है, या स्ट्रेस ज़्यादा देर तक उसकी ज़िंदगी में रह रही है और वो उस सिचुएशन से अपने आप को नहीं निकाल पा रहा, तो वो बीमारियां एग्रीवेट हो जाती हैं, मतलब उनकी जो शिद्दत है वो ज़्यादा हो जाती है। अब ज़्यादा कॉमन जो बीमारियां हैं उसमें वो हैं अल्सर, आमतौर पे जो मैदे का अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर जिसको हम कहते हैं, एस्थमा, दमे की बीमारी जो है वो भी इससे एग्रीवेट हो जाती है। फिर जोड़ों की बीमारी जो आर्थराइटिस होता है, वो स्ट्रेस की वजह से ये चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं, ज़्यादा ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर जाती हैं। फिर हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि बॉडी के अंदर ज़ाहिर है इतनी चेंजेस आ रही हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी को मुसलसल अराउजल पे रख रहा है, तो ब्लड प्रेशर के बढ़ने का ख़तरा होता है। उसके बाद एक्जिमा। अच्छा, बहुत से लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स भी, एक्जिमा एक स्किन प्रॉब्लम है ना, तो ये भी उसकी वजह से एग्रीवेट हो जाती है। अच्छा, और इसमें मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मैं चूँकि खुद क्लिनिक भी करती हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, और मेरे पास खुद स्किन प्रॉब्लम्स के साथ कुछ क्लाइंट्स आते हैं जिनको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, और उन साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से उनको लगता है वो स्किन वाले डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ से वो रेफ़र होकर मेरे पास आते हैं। तो स्किन जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपकी एंजाइटी की वजह से, या आपके स्ट्रेस की वजह से, या आपकी टेंशन की वजह से जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इसके अलावा भी कुछ ऐसी हैं कि ये कुछ ऐसी मेजर मैंने इलनेसेस आपको बताई। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम जो है वो स्ट्रेस के कंटिन्यू रहने की वजह से पैदा हो सकती हैं। अच्छा, अगर हम स्ट्रेस की कोपिंग की बात करें तो उसमें लेज़रस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया, ये कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है। कॉग्निशन का ताल्लुक हमारे सोचने समझने, कंप्रीहेंशन हमारे माइंड से है।
तो लेज़रस ये कहता है कि एक किसी भी इंडिविजुअल का जो रिएक्शन होता है स्ट्रेस की तरफ, वो दो चीज़ों से डिटरमिन होता है। एक उसका एनवायरनमेंट, कि उसके एनवायरनमेंट में किस तरह के हालात और क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं और किस तरह की सिचुएशन है जिससे वो फ़र्द जो है उसका सामना कर रहा है। और दूसरी ये चीज़ कि उसकी इवेल्यूएशन उस एनवायरमेंटल सिचुएशन के बारे में क्या है, यानी वो किस तरीके से उसको अपने अंदाज में क्या समझ रहा है। क्योंकि समटाइम हो सकता है ना कि एक सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल या अनसर्टन या अनएक्सपेक्टेड ना हो, लेकिन एक इंडिविजुअल के अपने इवेल्यूएशन की वजह से उसको वो सिचुएशन ज़्यादा बड़ी लग रही हो। तो इवेल्यूएशन, या समटाइम हो सकता है सिचुएशन बहुत ज़्यादा ग्रेव हो, लेकिन इंडिविजुअल चूँकि उसके पास कोपिंग मैकेनिज्म अच्छा है, तो वो उसकी इवेल्यूएशन ये होगी कि नहीं, मैं इसको इसके साथ कोप कर सकता हूँ, इसको इसको हैंडल कर सकता हूँ। तो इसमें जो मेन चीज़ आती है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि हर इंडिविजुअल की इवैल्यूएशन जो है वो अपने हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से होती है, और इसके साथ साथ हर इंसान का जो इन्वायरमेंट है वो भी डिफरेंट होता है। तो इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो स्ट्रेस के रिएक्शन में और स्ट्रेस से कोप करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले करते हैं। कि इवैल्यूएशन से ये पता चलता है कि स्ट्रेस लेवल कितना है, और उसके साथ कोप करने में ये देखना है कि भाई उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं जिसकी बेस पे वो अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कोप कर रहा है। इससे आगे अब आज का हमारा जो दूसरा मेन टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेस। इसमें हम ये देखेंगे कि जब भी जो है वो स्ट्रेस का प्रोसेस शुरू होता है या स्ट्रेस का रिएक्शन शुरू होता है, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे बॉडी के अंदर जो कि इसको एग्जीक्यूट करती हैं, जो कि इसके साथ कोप करने में, जो कि इसके साथ इसके अंदर चेंजेस जो आती हैं उनको कंट्रोल करने में, और उन चेंजेस को इवन के पैदा करने में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हेल्पफुल होती हैं। तो वो अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेस में हमारे कौन कौन सी चीज़ें जो है वो काम कर रही हैं। मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेस से मुराद है कि स्ट्रेस का जो प्रोसेस है वो क्या है, कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेस। और उसके बाद क्या है कि ये किस तरह से ये क्रिएट होता है, स्ट्रेस जो है वो किस तरह से पैदा होता है। और उसके साथ साथ ये है कि कौन से जो है फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसके जो हैं वो इफ़ेक्ट्स जो हैं वो किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो, ये तकरीबन वही चीज़ें हैं जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हमारी जो बायोलॉजी है स्ट्रेस के अंदर वो काम कर रही होती है। तो इसमें भी हम ये देखते हैं कि जो स्ट्रेस है वो हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, उस मतलब इनएविटेबल पार्ट है, उसके बगैर ज़िंदगी गुजरती नहीं है। कि कुछ लोगों को काम का स्ट्रेस होता है, कुछ लोगों को घर का स्ट्रेस होता है, कुछ लोगों को फैमिली प्रेशर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ों इंसान को साथ साथ लेके उसको मैनेज करके चलना पड़ता है। अब एक रिसर्चर है, कार्ल कार्ल अल्ब्रेक्ट। इसके मुताबिक जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके जब स्ट्रेस की कंडीशन होती है, तो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर डिफरेंट किस्म के जो हार्मोन्स हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं, स्क्रीट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए नर्वस सिस्टम जो है उसकी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इसमें हम ये देखेंगे कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जो हमने पहले भी पढ़ा, बायोलॉजी में भी पढ़ा। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, और उसके साथ साथ हमारा एड्रेनल ग्लैंड है। और इनसे जो भी हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं या एक्सक्रीट होते हैं, उनको हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं। और ये स्ट्रेस हार्मोन जो हैं वो हमारी एडेप्टेशन जो है वो एनवायरनमेंट के साथ और स्ट्रेस के साथ इम्पॉसिबल बनाते हैं।
अच्छा, अब क्या है कि इसमें जो मेन चीज़ें जो आपके सिलेबस में इस वक्त ज़्यादा हाईलाइट की हुई हैं, वो हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो जो डिवीजन्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि उसके अंदर स्ट्रेस रिस्पॉन्स के अंदर जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि जब स्ट्रेस का प्रोसेस पैदा होता है तो उसके अंदर चेंजेस क्या क्या आती हैं। ये वो सिस्टम है जो कि एक्टिव हो जाता है जब इंसान स्ट्रेस के अंदर होता है। इसको हम अराउजल की कैफियत भी कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो डिफरेंट जो तब्दीलियाँ देखने में आती हैं वो क्या है, ये बॉडी को रिएक्शन के लिए जब इसने तैयार करना होता है तो ये क्या करता है, इंक्रीजेस हार्ट रेट, आप जो दिल की धड़कन है उसको बढ़ा देता है। जो आपकी प्यूपिल्स हैं वो डायलेट कर जाती हैं। उसके अलावा जो शुगर है वो उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसलिए कहा जाता है ना कि जब जिन लोगों को शुगर होती है उनको कहा जाता है कि आप स्ट्रेस कम से कम लें, क्योंकि स्ट्रेस की सिचुएशन में शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। जो शुगर है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो बॉडी को एमरजेंसी रिएक्शन के लिए तैयार करेगी, तो शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है। फिर उसके अलावा ये है कि जो रेस्पिरेशन है वो भी ज़्यादा हो जाता है, रेट उसका रेस्पिरेशन का, सांस जो आपको पता है तेज़ तेज़ चलने लग जाता है। और जो ब्लड सप्लाई है मसल्स को वो इंक्रीज़ हो जाती है। और ये ऐसा क्यों होता है? ताकि जो बॉडी है वो उसके अंदर एनर्जी आए और मसल्स को, यानी आपके जो बाजुओं और टांगों के मसल्स हैं उस तरफ को आपकी एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, ताकि आप वही फाइट और फ्लाइट सिस्टम जो है कि आपने अगर ख़तरे के साथ लड़ना है या आपने ख़तरे से भागना है तो दोनों सूरतों में आपकी टांगों को और आपके बाजुओं को एनर्जी की ज़रूरत है। और आपके जो अंदरूनी इस वक्त जो अज़ा हैं उनको अभी ज़रूरत नहीं है उस एनर्जी की, तो इसलिए जो डाइजेशन है उसको स्लो कर देता है। इंटेस्टाइन का जो प्रोसीजर है उसको भी स्लो कर देता है, क्योंकि उस वक्त ज़ाहिर है आपको भूख तो नहीं लगी हुई, भूख तो आपकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ऐसी चीज़ें जो है वो बाउलर और ब्लैडर जो है उसकी मूवमेंट को भी स्लो कर देता है हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। और तो ये सारा जो चेंजेस हैं ये कलेक्टिवली स्ट्रेस रिस्पॉन्स कहलाती हैं, या इसको हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। और ये सारा इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो डिवीजन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जब जो ख़तरा है वो टल गया है, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो ख़त्म हो गई है, तो क्या है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दूसरी डिवीजन है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो एक्टिवेट होगी और वो क्या करेगी कि वो आपकी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर देगी, यानी ये उसके ऑपोजिट काम करता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर जो लोग लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में रहते हैं उनका ये जो बॉडी का जो सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अनेबल हो जाता है कि अपनी बॉडी को काम एंड रिलैक्स करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से जो है बॉडी का बैलेंस भी ख़राब हो जाता है और बहुत से बॉडी फंक्शन जो हैं वो इफ़ेक्ट होने के साथ साथ बहुत सी फिर जो है वो जो डिसऑर्डर्स और डिजीज़ हैं ना वो सामने आती हैं ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में रहने की वजह से। तो ये दोनों सिस्टम जो हैं ये मिल के बॉडी का जो बैलेंस है वो बरकरार रखते हैं, और जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो आपकी बॉडी को एक्टिवेट करता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की सूरत में, स्ट्रेस रिस्पॉन्स की सूरत में, जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो, तो ये हमारा जो बॉडी को कॉम करता है। तो ये हमारा जो है वो एक मैकेनिज़्म ऑफ स्ट्रेस था कि किस तरह से डिफरेंट जो है वो जो ऊपर भी हमने पढ़ा, बायोलॉजी में भी पढ़ा कि किस तरह से डिफरेंट ग्लैंड्स के साथ मिलके हमारे नर्वस सिस्टम का ऑटोनोमिक वाला पार्ट जो है वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है कि किस तरह से हम बॉडी को स्ट्रेस के रिएक्शन के साथ कोप कर सकें। तो होपफुली आपको आपका ये आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपके लिए ये हेल्पफुल भी रहेगा। अगर ऐसा है तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।